नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जैन इंटर कॉलेज करहेल, जनपद मैनपुरी से आप सबके बीच कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय परमाणु संरचना के अध्ययन हेतु व्याख्यान 5 के साथ प्रस्तुत हूं। पिछले व्याख्यानों में हमने परमाणु से संबंधित, परमाणु की संरचना से संबंधित विभिन्न विषय वस्तुओं का अध्ययन किया, जिनमें प्रमुखतः हमने आधुनिक परमाणु मॉडल का अध्ययन किया, जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है, जिसमें हमने कोश, उपकोश और कक्षकों की जानकारी प्राप्त की कि कक्षक आकृति के कैसे होते हैं, कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, एसपीडीएफ कक्षक कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आज के इस व्याख्यान में हम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का और अधिक ज्ञान कराने वाली क्वांटम संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं क्वांटम संख्याओं का। क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करती हैं। ये वे संख्याएं हैं जिनके द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, स्थिति, नाभिक से दूरी, कक्षक की आकृति, अभिविन्यास और इलेक्ट्रॉन के चक्कर की दिशा को निरूपित किया जाता है। क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ये क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की हो सकती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और चौथी चक्कर क्वांटम संख्या, जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो आज के इस व्याख्यान में हम इन क्वांटम संख्याओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे n से प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले अध्ययन करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या का। जैसा कि हम जान चुके हैं, क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, स्थिति, नाभिक से दूरी, कक्षक की आकृति, अभिविन्यास और चक्कर की दिशा को निरूपित करती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या की जब बात करते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या है जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, ये नाभिक है, इससे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ तक की दूरी तथा मुख्य ऊर्जा स्तर जिसमें वह स्थित है, वह उसकी ऊर्जा को व्यक्त करती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या किस चीज को प्रदर्शित कर रही है? कोश को, अर्थात ऊर्जा स्तर को कर रही है। इसको प्रदर्शित करती है कोश या ऊर्जा स्तर को, इसलिए मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। बोर्ड ने इस मुख्य क्वांटम संख्या की खोज की। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं और ये नाभिक धनावेशित होता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से पास वाली कक्षा में स्थित होता है तो उस पर अधिक आकर्षण बल कार्य करता है, तो उसकी ऊर्जा कम होती है। कारण कि उसे अपनी कक्षा में रहने के लिए प्रबल आकर्षण बल के से जब कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा कम होती है। जब वह इस आकर्षण बल से दूर की ओर दूसरी कक्षा में जाता है तो उसकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, कारण कि वह अधिक ऊर्जा के कारण ही दूसरी कक्षा में स्थित रह पाता है। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में जाने पर उसकी ऊर्जा और अधिक, और चौथी कक्षा में जाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और सबसे अधिक हो जाती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को हम क्रम से 1, 2, 3, 4 से प्रकट कर सकते हैं, अर्थात n के मान, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या के मान कोशों पर k, l, m, n पर निर्भर करते हैं। यदि k कोश है तो n बराबर 1, l है तो n बराबर 2, m है तो n बराबर 3 और n है तो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 4 होता है। हम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी का पता इस क्वांटम संख्या के आधार पर लगा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यदि चौथी कक्षा में है तो n बराबर यहाँ 4 है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ चौथे ऊर्जा स्तर में है, तो n बराबर 4 हो गया। त्रिज्या के लिए यह सूत्र होता है कि r बराबर 0.529 गुणित n स्क्वायर प्रति z, यह एंगस्ट्रॉम में आती है। तो यहाँ पर n का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या और z का आशय है परमाणु क्रमांक। इस प्रकार हम r का मान क्वांटम संख्या की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जिससे नाभिक से इसकी औसत दूरी अर्थात त्रिज्या पता चल जाती है, मुख्य ऊर्जा स्तर पता चल जाता है n के मान से। यदि n बराबर 4 है तो हम जान जाएंगे ऊर्जा स्तर चौथा है। इस प्रकार मुख्य क्वांटम संख्या कोश और ऊर्जा स्तर को और नाभिक से औसत दूरी को प्रकट करती है।
अब देखेंगे दिगंसी क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या के बाद अब हम अध्ययन करते हैं दिगंसी क्वांटम संख्या का। दिगंसी क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या है जो इलेक्ट्रॉन के उपकोष की आकृति एवं उसके कोणीय संवेग का निर्धारण करती है। इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का निर्धारण करती है और उपकोष और उपकोष की आकृति को निर्धारित करती है। इसे सोमरफील्ड ने प्रस्तावित किया और इसे स्मॉल एल से व्यक्त करते हैं। दिगंसी क्वांटम संख्या एल का मान मुख्य क्वांटम संख्या एन के मान पर निर्भर करता है, जो अभी हमने पिछले विषय वस्तु के रूप में अध्ययन किया था। मुख्य क्वांटम संख्या का जो कोष के मान को निर्धारित करती है एन के मान पर, इस दिगंसी क्वांटम संख्या एल का मान निर्भर करता है। एल के कुल मानों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या एन के मान के बराबर होती है। एल के कुल मानों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन के बराबर होती है और एल के संभावित मान 0 से n-1 तक होते हैं। अर्थात अगर ऐसे देख लें कि n बराबर 4 हो तो l बराबर होगा 0 से 4 में से 1 कम करें 3, यानी 3 तक, 0 से लेके 3 तक। हम इसलिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि l इक्वल टू 0 to 1 2 3 डॉट डॉट n-1 तक। एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले इसी का कि यदि n बराबर 3 है तो l बराबर क्या होगा, l के कौन कौन से संभावित मान होंगे। l बराबर होगा 0 1 2, क्यों, क्योंकि 3 का मतलब n-1, 3 - 1 इक्वल टू 2। तो l का हमारा फॉर्मूला क्या है, ये वाला 0 से n-1 तक, तो 0 से लेके हमने 2 तक लिखा। ये हमारे l के संभावित मान हैं। ये मान उपकोष की प्रकृति आकृति पर निर्भर करते हैं, उपकोष पर निर्भर करते हैं, उपकोष को ही प्रदर्शित करते हैं l के मान। कैसे, यदि l बराबर 0 है तो हम यहाँ पे लिख लें, उपकोष को हम सब सेल भी कहते हैं, सब सेल, और यहाँ l का मान। यदि l बराबर 0 1 2 3 संभव है तो सब सेल कौन सा होगा हमारा, तो सब सेल हमारा होगा, यदि l बराबर 0 है तो s उपकोष होगा, l बराबर 1 होने पर p, और l बराबर 2 होने पर d, और l बराबर 3 होने पर हम f उपकोष लिखेंगे। इसका यह आशय हुआ कि s उपकोष के लिए l का मान 0, p उपकोष के लिए 1, d उपकोष के लिए 2 और f उपकोष के लिए 3 होता है। हम सीधे भी जान सकते हैं, कहीं अगर ऐसे लिखा है कि 1s2 के लिए l का मान बताएं तो s उपकोष है इसलिए हम 0 लिख देंगे। अगर कहीं लिखा है 2p3 के लिए l का मान बताएं तो हम p होने की खातिर क्या लिख देंगे, p होने की वजह से क्या लिख देंगे 1। तो हम देख लें, इनको दो गोलों में बंद करते हैं कि जैसे 1s2 कहीं लिखा हुआ है तो l बराबर 0, बिकॉज यहाँ s उपकोष है। अगर 2p3 लिखा है तो l बराबर हम 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ p उपकोष है। तो हमने क्या सीखा कि sp-df के लिए क्रम से l के मान 0 1 2 3 होते हैं। ठीक, अब बात आती है कि हम l के कुल मानों की संख्या का क्या आशय है, इसको यहां देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं कि l के कुल मानों की संख्या का आशय क्या है। देखिए, यदि n बराबर 3 है तो l के कुल मान बराबर 3 होंगे। कितने होंगे, 3। यदि n बराबर 3 है तो l के कुल मान कितने होंगे, 3। इसका मतलब हुआ कि तीसरे कोष में उपकोषों की संख्या 3 होती है। जैसा कि आधुनिक परमाणु मॉडल में हमने सीखा था कि किसी कोष में उपकोषों की संख्या उस कोष की क्रम संख्या के बराबर होती है। अब हम क्या सीख रहे हैं, वही बात है, बस हम क्वांटम संख्या के आधार पर पढ़ रहे हैं कि किसी मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए l के कुल मानों की संख्या उसके n के मान के बराबर ही होती है। तो n इक्वल टू 3, तो l के कुल मान 3। आप यहां से देख लें, इसको हमने इस एग्जांपल को मैच किया है कि n बराबर 3 तो l के कुल मान 3 कौन कौन से, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अर्थात l बराबर 3 मान हो सकते हैं, 0 1 2 3, यानी तीसरी कक्षा में तीनों उपकोष संभव है, s p d। 0 के लिए s, इसके लिए p, इसके लिए t।
इस प्रकार हम किसी भी मुख्य क्वांटम संख्या के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या के मान इन सूत्रों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का निर्धारण इस L के मान से ही निर्धारित किया जा सकता है, जिसका सूत्र है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बराबर h/2 पाई अंडर रूट के अंदर L into L plus 1। इस फॉर्मूला की सहायता से इस L के मान को हम रखकर किसी भी उपकोष के लिए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे S उपकोष के लिए हम जानते हैं L बराबर 0, अभी हमने अध्ययन किया, तो कोणीय संवेग आएगा 0, क्योंकि L का मान जब 0 रखेंगे, 0 का कहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये हमारा कोणीय संवेग आएगा S उपकोष के इलेक्ट्रॉनों के लिए 0। अगर हम P उपकोष के लिए करते हैं तो हमने भी पढ़ा था कि L बराबर 1 होता है, L बराबर 1 होता है। वहां पर अगर हम इस L के स्थान पर 1 रखेंगे तो एक बार रख के देख लो आप कि फॉर P सबसेट, P उपकोष के लिए L इक्वल टू 1, तो कोणीय संवेग बराबर क्या होगा, संवेग बराबर क्या होगा कि h/2 पाई L की वैल्यू अंडर रूट में 1 प्लस 1, जो कि हमारी कितनी आ जाएगी, बराबर h/2 पाई 1 प्लस 1 का मतलब 2 और 2 1 2, 2 एकम 2, तो ये अंडर रूट में 2 कितना आएगा h अंडर रूट 2/2 पाई, यही लिखा है h/2 पाई इंटू अंडर रूट 2। इसी प्रकार d उपकोष के लिए आएगा h/2 पाई इंटू अंडर रूट 6 और f उपकोष के लिए आएगा h/पाई इंटू अंडर रूट 3। इसको आप L बराबर 3 रख करके ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार दिगंशी क्वांटम संख्या L के द्वारा इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग और उसके उपकोष का ज्ञान होता है। इस प्रकार दिगंशी क्वांटम संख्या जब उपकोष की हमें जानकारी देती है तो हम उपकोष की आकृति को भी समझ लेते हैं। कैसे कि हम जानते हैं कि S उपकोष गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। उसी प्रकार P उपकोष कैसा होता है, डंबल के आकार का होता है, और D उपकोष डबल डंबल के आकार का होता है, और इसकी आकृति जटिल होती है। तो हम उपकोषों की आकृति भी दिगंशी क्वांटम संख्या के आधार पर सीख पाते हैं कि हमारा अगर L बराबर 0 है तो S उपकोष होगा इसलिए गोलाकार, P उपकोष है तो L बराबर 1 है तो डंबल के आकार का, L बराबर 2 है तो हमारा जो उपकोष होगा वो डबल डंबल, दो डंबल के आकार का, और अगर F उपकोष है तो उसकी आकृति थोड़ी जटिल होती है। इस प्रकार हम आकृतियों की भी ज्ञान कर पाते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या के आधार पर। अब हम देखेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब हम देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। और चुंबकीय क्वांटम संख्या जानने से पहले इसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन कर लेते हैं कि सन 1896 में जीमान ने परीक्षित किया, जब स्पेक्ट्रम के स्रोत को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा पुनः सूक्ष्म पृथक्कृत रेखाओं में विभाजित हो जाती है। यह परिघटना जीमान प्रभाव कहलाती है। इन पृथक्कृत रेखाओं की तरंगदैर्घ्य लगभग समान होती है और इनकी ऊर्जा स्तर भी समान होते हैं। इस प्रकार जीमान ने उपकोष के भीतर कक्षकों की उपस्थिति को प्रस्तावित किया, यानी उन्होंने बताया कि उपकोष के अंदर कक्षक जैसी आकृतियां होती हैं, कक्षक होते हैं, और चुंबकीय क्वांटम संख्या इन अतिरिक्त चुंबकीय रेखाओं की उत्पत्ति को ज्ञात कराती है जो स्पेक्ट्रम के स्रोत को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दिखाई देती है। अतः वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन अभ्र के अंतराकाश में अभिविन्यास का निर्धारण करती है, अर्थात कक्षकों के अभिविन्यास का निर्धारण करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा जैसा हमने अभी आपको बताई, देखिए इसका परिभाषा से क्या स्पष्ट होता है कि यह कक्षकों के अभिविन्यास को निर्धारित करती है। इसके चुंबकीय क्वांटम संख्या की कोई लेन देन की, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या दिगंशी क्वांटम संख्या L से निर्धारित होती है, क्योंकि चुंबकत्व कोणीय संवेग से उत्पन्न होता है। अतः चुंबकीय क्वांटम संख्या दिगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, और m के मान, इस m के मान
एल के मान पर निर्भर करते हैं। किस पर? एल के मान पर निर्भर करते हैं। अतः एम बराबर, कोई अगर हमें एल का मान दिया गया है तो एम बराबर माइनस एल से 0 से प्लस एल तक। अर्थात कैसे कि माइनस एम बराबर माइनस एल डॉट डॉट 0 प्लस एल तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। m के कुल मानों की संख्या भी l के मान पर निर्भर करती है। तो m के कुल मान का फॉर्मूला होता है m के कुल मान बराबर 2l प्लस 1। चूंकि m के कुल मान हम n के सापेक्ष भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी पता कर सकते हैं कि किसी कोष में कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी। अर्थात किसी n के लिए m के कुल मानों की संख्या कितनी होगी? n स्क्वायर, कितनी होगी? n स्क्वायर। इसके आधार पर देखिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं कि यदि n बराबर 1 है, n बराबर 1 है तो हम l बराबर कितना लिखेंगे? देखिए n बराबर 1 के लिए l बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसलिए हमने टॉपिक में पढ़ा दिगंशी क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करती है। तो n बराबर 1 तो l बराबर 0 से लेके n-1 तक, तो फिर 0 से लेके n-1 1 से -1 बराबर 0, तो l इक्वल टू 0। यानी कि पहली कक्षा में केवल एक उपकोष होगा जिसे S कहेंगे। उस L बराबर 0 के लिए हमारा m का मान भी -0 से +0 तक जाओ, 0 से तो 0 हो गया। कितना हो गया? 0। इसी प्रकार यदि हम n बराबर 2 लिखते हैं तो L के 2 मान संभव हैं। L के कितने मान संभव हैं? तो हम L बराबर लिखेंगे 0 भी है और 1 भी है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। n बराबर 2 के लिए नीचे लिखा हुआ है कि n बराबर 2 के लिए n बराबर 0 भी संभव है और 1 भी संभव है, और 0 के लिए m बराबर 0, लेकिन 1 के लिए m बराबर -1 0 प्लस 1। ये बताना चाहता था मैं आपको कि यदि l बराबर 1 है तो m बराबर -1 0 प्लस 1 होगा। कितना होगा? -1 0 प्लस 1 होगा। इसी प्रकार यदि हम n बराबर 3 के लिए करना चाहें, इसके लिए करना चाहें n बराबर 3 के लिए, तो फिर n बराबर 3 के लिए आप देखना कि l बराबर, यहाँ पे हमने एक लाइन खींची है, यहाँ l के मान लिखेंगे। कितने हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ये s उपकोष को दिखाएगा, ये p को दिखाएगा, ये d उपकोष को दिखाएगा। तो हम जानते हैं कि s उपकोष में केवल एक कक्षक होता है, तो m बराबर सिर्फ 0 होगा। इसमें m बराबर -1 0 प्लस 1 होगा, और इसमें m बराबर कितना होगा? -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 बढ़ते हुए क्रम में। इस प्रकार m के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यह मान m के कक्षकों को निर्धारित करते हैं। कैसे? यहां से देखें कि l बराबर जब 0 है तो s उपकोष है, l बराबर 1 पर p उपकोष और l बराबर 2 पर d उपकोष है। क्योंकि s उपकोष केवल एक कक्षक से निर्मित होता है तो एक मान आया m का। ये s कक्षक के लिए m की वैल्यू 0 है, जो s कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। p उपकोष के लिए m की वैल्यू 3 आई है, क्योंकि p उपकोष है, बिकॉज p उपकोष 3 p कक्षकों से मिलकर बनता है। पहले p कक्षक के लिए -1 0 प्लस 1। इनको हम कक्षक वाइज देखते हैं कैसे। n बराबर 3 बड़ा चार्ट बना लेते हैं। तो l बराबर, यहां l के मान है, कितना होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ओके, अब देखिए इस 0 के लिए m का मान 0 होगा। तो ये s उपकोष है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए m का मान 0। दूसरा ये l का मान है 1, इसके लिए m के 3 मान संभव है, क्योंकि यह s उपकोष है, ये p उपकोष है और ये d उपकोष है। यहाँ पर अगर हम उपकोषों को अंकित करना चाहें तो l के 0 वैल्यू के लिए s उपकोष होता है, 1 के लिए p और 2 के लिए d उपकोष होता है। ठीक, एक काम करते हैं, n बराबर 4 के लिए लिखते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए कि एग्जाम्पल में। तो फिर l की एक वैल्यू और बढ़ेगी, l बराबर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। क्यों? 0 से लेकर के n-1 तक, तो 0 1 2 3, और ये हमारा f उपकोष होता है। अब देखिए p उपकोष के लिए m का मान, यानी l बराबर 1 के लिए m का मान इस फॉर्मूला से माइनस, यहां लिखूंगा मैं जानबूझकर,
-1 0 +1 तीन वैल्यू होंगी। आपने ये देखा। इस सूत्र की सहायता से L बराबर 1 के लिए m के तीन मान होंगे -1 0 +1। क्योंकि P उपकोष तीन P कक्षकों से मिलकर बना होता है, उन तीनों P कक्षकों को हम यहां बना रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले P कक्षक को हम Px कहते हैं, ये Px, Py, Pz। इनमें इलेक्ट्रॉनों का बढ़ाव हुंड के नियम से होता है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन P उपकोष का, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा और छठवां। इस प्रकार हम यह कहना चाहते हैं कि Px में दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक दक्षिणावर्त एक वामावर्त, दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के लिए m का मान -1 है। यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान कक्षकों के अभिविन्यास को निर्धारित करता है। वह बताता है कि कौन से कार्तीय कक्ष में हमारा कक्षक व्यवस्थित है। Px पे है तो ये x अक्ष पर व्यवस्थित है, जिसके लिए वैल्यू -1 है। और इसी प्रकार ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए Py में पहुंचा, उसके लिए 0, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान +1, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए पुनः -1 और पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए फिर 0 और ये रहा पांचवा, और छठवां इलेक्ट्रॉन ये रहा, लास्ट वाला रहा, इसके लिए +1 होता है। इस प्रकार हम क्रम से m के मान इलेक्ट्रॉनों के लिए ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखें 2d, जब L बराबर 2 आया, कितना आया? L बराबर 2, तो m बराबर आप क्या लिखेंगे? आपने यहां से नियम से उठा लें, -2 -1 0 +1 +2 लिखेंगे। ये हम m की वैल्यू ले रहे हैं यहां पर। तो आप देखिए, जब हम पुनः कक्षक बनाएंगे तो अब कितने कक्षक बनाएंगे? 5, क्योंकि हमारा d है, वैल्यू हमारी 2 है, इसलिए द्विउपकोष है। द्विउपकोष 5 कक्षक से बनता है। पहले कक्षक के लिए -2, दूसरे कक्षक के लिए -1, तीसरे के लिए 0, चौथे के लिए +1, पांचवें कक्षक के लिए +2 होगा। इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाव हुंड के नियम से हम करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। कोई कहे कि 2d के दूसरे, माफ कीजिए 2d नहीं कहेंगे, ये L बराबर 2 है, कोष तो चौथा है। कोष कौन सा है? चौथा। 4s है, ये 4p है, ये 4d है, ये L बराबर 2 है। और m बराबर कितना हुआ? -2 -1 0 +1 +2। इसी प्रकार यदि हम 3 के लिए देखें, L बराबर 3 के लिए, L बराबर 3 है, इसका मतलब F उपकोष है। कौन सा उपकोष है? F उपकोष है। F उपकोष 7 कक्षकों से मिलकर बना होता है। कितने कक्षकों से? 7 कक्षकों से मिलकर बना होता है। अतः m के 7 मान होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। m के कितने मान होंगे? 7 मान होंगे। वो कौन कौन से होंगे? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इस प्रकार हम m के मान L के मानों से निर्धारित करते हैं और L के मान स्मॉल n मुख्य क्वांटम संख्या के मानों से निर्धारित करते हैं। तो ये हमारे D F के लिए हो गए 7 कक्षक, ये D के लिए, ये P के लिए, S के लिए। इस प्रकार हम किसी भी कक्षक में क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें L के मान पता हो। और अब हम देखते हैं n बराबर 4 के लिए कुल m के कितने मान होंगे। यहाँ एक न्यूमेरिकल टाइप कर लेते हैं कि n बराबर 4 के लिए m के कुल मान कितने आए। सूत्र से करते हैं, पहले कैसे करते हैं? m के कुल मान बराबर n², ये लिखा था फॉर्मूला। n बराबर 4 है तो ये वैल्यू हो गई 16, 4 चौकू 16। गिन लीजिए आपके n बराबर 4 में कुल आपने कितने कक्षक बनाए, गिन लीजिए। 7, 1 2 3 4 के हिसाब से 7, 5 12 और 3 15 और 1 16। n बराबर 4 में कुल कक्षक कितने आए? 16, जो विस्तृत रूप में थे और फॉर्मूला से सीधे निकल गए। अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि n बराबर 4 के लिए m के कुल मानों की संख्या लिखिए, तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगा के लिख देंगे। और अगर यह प्रश्न आता है कि n बराबर 4 के लिए l और m के संभावित मानों के लिखिए, तो आप इस चार्ट के आधार पर आप अपने उत्तर दे पाएंगे। इसी प्रकार अगर यह आ जाए कि 3 l बराबर 3 के लिए, l बराबर 3 के लिए m के कुल मान, m के कुल मान, तो यह सूत्र लगेगा 2l + 1। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2l + 1।
जिसके लिए हम लिखेंगे 2 इंटू ये 3 और प्लस 1, तो ये आएगा आंसर 2 3 6 और 1 7। आप चेक कर लीजिए, ये रहा L बराबर 3, इसमें 7 कक्षक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी m के जो कुल मान है L बराबर 3 के लिए वो 7 आएंगे। इस प्रकार इन फॉर्मूला के आधार पर आप m की मान ज्ञात कर सकते हैं और अंकित प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। इस प्रकार आपने चुंबकीय क्वांटम संख्या सीखी। अगली क्वांटम संख्या हमारी है चक्कर क्वांटम संख्या, जिसका हम अध्ययन करेंगे। अब हम अध्ययन करते हैं चक्कर क्वांटम संख्या का, जिसे उलेनबेक तथा गॉल्डस्मिथ ने प्रतिपादित किया था। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीगत करने के साथ अपने अक्ष पर भी चक्कर करते हैं। वे दक्षिणावर्त व वामावर्त गति कर सकते हैं और गति करते हैं। अगर वे दक्षिणावर्त गति करते हैं तो चक्कर क्वांटम संख्या जिसे हम s से प्रकट करते हैं उसका मान s बराबर प्लस हाफ, और जब वह वामावर्त गति करते हैं तो s का मान माइनस हाफ आता है। यदि किसी s कक्षक में हम चक्कर क्वांटम संख्या का मान भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए ज्ञात करें तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसके लिए प्लस हाफ, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए इसका चक्कर क्वांटम संख्या का मान माइनस हाफ आता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक कक्षक में जो अप स्थिति में इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है ऊपर की स्थिति में, उसके लिए प्लस हाफ, और जो नीचे की स्थिति में शो हो रहा है उसके लिए माइनस हाफ हम चक्कर क्वांटम संख्या का मान लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार इस कक्षक p कक्षक के लिए, p वाई के लिए, इसी प्रकार p जेड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए, और उसी प्रकार हम d कक्षक और f कक्षकों में s अर्थात चक्कर क्वांटम संख्याओं के मानों को लिख सकते हैं। इस प्रकार चक्कर क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्कर की दिशा को व्यक्त करती है। तो आज की हमने इस व्याख्यान में क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्कर क्वांटम संख्या का अध्ययन किया। इन क्वांटम संख्याओं के आधार पर हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थिति, कक्षक की आकृति, कक्षक के अभिविन्यास और चक्कर की दिशा का अध्ययन कर पाते हैं। इस व्याख्यान से संबंधित क्वांटम संख्याओं से संबंधित कुछ गृह कार्य आपको दे रहे हैं, उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर करें। पहला n बराबर 4 के लिए L, M व S के मान लिखें। इसमें आप n बराबर 4 लिख करके L के मान, फिर M के मान व S के मान लिख सकते हैं, आपको अध्ययन कराया गया है। दूसरा क्वेश्चन है 3D7 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। इसको देख लेते हैं एक बार कैसे किया जाएगा। 3D7, तो इस 3D7 के लिए n का मान, जैसा कि हम लोग उपकोषों को पढ़ते समय सीख चुके हैं कि d से पहले 3 यह प्रकट करता है कि तीसरी कक्षा है, तो n बराबर 3। अब l बराबर n बराबर 3 से निकालेंगे तो हो सकता है 0 से लेकर 2 तक, यानी 0 1 2, लेकिन हमें d दिखाई दे रहा है उपकोष, और हमारी टेबल कहती है d उपकोष के लिए l बराबर होगा 0 1 2, कितना होगा 2। अब m बराबर हमको ज्ञात करना है। अब d उपकोष में 7वां इलेक्ट्रॉन है, तो हम d उपकोष के कक्षक बना लेंगे। क्या बना लेंगे? कक्षक 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5वां। पहले एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, पहले जोड़े नहीं बनाते हैं, बिना जोड़े बनाए इलेक्ट्रॉन को भरते हैं हुंड के नियम के अनुसार। 5 6 और ये रहा 7वां इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ये देखा हमने कि 7वां जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इस 7वें इलेक्ट्रॉन को कहेंगे 3D7। तो अब इसमें m के मान यहां लिख लें क्रम से, यहां से शुरू करेंगे -2 -1 0 और ये रहा +1 और ये रहा +2। इससे हमारा कौन सा मैच कर रहा है? -1। कौन सा मैच कर रहा है? -1। तो m का मान 3D7 के लिए होगा -1। डाउन इलेक्ट्रॉन है नीचे की दिशा में, तो s बराबर होगा -1/2। तो हमारी चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या आए? n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -1 और s बराबर -1/2। इस प्रकार ये आंसर आए। ये आपने आपको क्वेश्चन कराया, इससे संबंधित और भी प्रश्न आपके दीक्षा ऐप पर दिए गए हैं, आप उन प्रश्नों को करेंगे। आशा है यह व्याख्यान आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। आप
इसे दीक्षा ऐप पर देखकर अपने स्वलिखित नोट्स बनाइए, माध्यमिक शिक्षा परिषद के YouTube चैनल पर देखिए, इस वीडियो की सहायता से अपना ज्ञान बढ़ाइए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।